हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं इस लेक्चर में कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में कि इन्फ्लेशन के वेरियस कॉजेज क्या होते हैं, क्यों होती है इन्फ्लेशन, महंगाई क्यों आती है। तो देखो, इन्फ्लेशन जो है ना, बेसिकली दो मेजर फैक्टर्स की वजह से ही आती है, बढ़ती है वो। या तो एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड आप सभी को पता है, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल डिमांड। ठीक है, टोटलिटी की डिमांड जो है, एग्रीगेट वर्ड का मतलब ही यही होता है। ये या तो बढ़ जाए, ये या तो बढ़ जाए, या फिर एग्रीगेट सप्लाई जो है ये गिर जाए। इसकी वजह से जनरली इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि इन्फ्लेशन आती है। अब ये होता कैसे है, ये सिर्फ बोल देने से कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ना, एग्रीगेट एग्रीगेट सप्लाई का नीचे गिर जाना, इसकी वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगी, सिर्फ इतना आसान नहीं है। हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो फैक्टर्स और जो कॉजेस हैं इन्फ्लेशन के, उनको दो ब्रॉडर कैटेगरीज के अंदर दोस्तों डाला जा सकता है। नंबर वन, एक है डिमांड साइड के फैक्टर्स, या फिर डिमांड साइड के आप ऐसा कह सकते हो कॉजेस फॉर इन्फ्लेशन। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना और एग्रीगेट सप्लाई का गिरना। तो बात करते हैं सबसे पहले डिमांड साइड वाले फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से महंगाई आती है। अगर जो है सरकार अगर जो है वो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में खर्चा ज्यादा करने लग जाए, यानी कि बेफिजूल की खर्ची सरकार की साइड से ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी टर्म्स में कोई भी डेवलपमेंट नहीं आ रही। सरकार का जो खर्चा जो हो रहा है, उनकी जेब से जो पैसा छूट रहा है, हालांकि उनका है भी नहीं, जनता का पैसा है वो, लेकिन सरकार वो खर्चा इस प्रकार से कर रही है कि उसका किसी भी तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं है उस खर्चे का। उस खर्चे से कुछ भी नहीं होने वाला, कोई डेवलपमेंट प्रक्रिया नहीं होने वाली उससे, इकोनॉमी का इंजन नहीं चलने वाला। अब ये वाले खर्चे कौन से होते हैं, मतलब आप कहोगे ये वाले खर्चे कौन से हैं भाई साहब, कि नॉन डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो अगर सरकार ये अनाउंस कर दे कि हम सैलरी वगैरह बढ़ा रहे हैं, सैलरी वगैरह बढ़ाने की वजह से क्या इसको डेवलपमेंट में काउंट करेंगे? पता नहीं चला, आईएएस आईपीएस या कोई भी ग्रुप ए और ग्रुप बी के सर्विस की अधिकारी की सैलरी अगर बढ़ानी है तो। पॉलिसी वगैरह को तो यहां पर फिर भी इंक्लूड करा जा सकता है, क्योंकि उससे डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन बेफिजूल की कोई पॉलिसी है या फिर अधिकारियों की सैलरीज वगैरह बढ़ाना, ये नॉन डेवलपमेंटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है। देश में अधिकारियों की क्या, नहीं नहीं, टैक्सेस तो हमेशा डेवलपमेंट के लिए यूज होते हैं, मतलब। लेकिन यहाँ पर सरकार जो है, अगर आप देखो ना फ्री सैलरी वगैरह बढ़ा रही है, तो सैलरी अब ये क्या उनके बाप का पैसा थोड़ी ना, जनता का ही पैसा है। और सैलरी बढ़ाने से होगा क्या? मेरे जैसा तो 15 दिन ऑफिस जाता हो तो अब 11 दिन जाएगा अब तो, कि बढ़ गई सैलरी, छोड़ो बैठो, 9:15 बैठ जाएंगे ट्रेनिंग व्यू पे। दूसरा, ड्यू टू इंक्रीज इन डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का जनरली अभी तक आप लोगों ने मतलब मेरे मुंह से यही सुना है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स। बेसिकली सिर्फ यही मतलब नहीं होता उसका कि प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स। आप लॉजिक को समझने की अगर कोशिश करो ना, कि न्यू करेंसी नोट्स को प्रिंट भी क्यों करता है हमारा सिस्टम, जनरली सेंट्रल बैंक, वो इसलिए क्योंकि अगर सरकार ने किसी ना किसी प्रकार की अगर बोरिंग करी होती है ना, कभी भी किसी से भी दूसरे देशों से कर रखी है, या सरकार के ऊपर कोई भी कर्जा है, और ये सरकार जो है फंड्स को बोरो और ज्यादा करता है बैंकिंग सिस्टम से। ये हम सीखेंगे कैसे, मनी इन बैंकिंग में पूरी प्रक्रिया सीखेंगे, अभी पल्ले नहीं पड़ने वाली है, अभी बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी। आप बस ऐसा समझो कि सरकार के ऊपर जब घाटे की घंटी बजती है, जिसको हम लोग कहते हैं डेफिसिट, उस घाटे को फाइनेंस करने के लिए सरकार फंड्स बोरो करती है बैंकिंग सिस्टम से। एक प्रक्रिया यह भी होती है, मनी इन बैंकिंग में सीखेंगे, जनता से भी बोरो करा जाता है सरकार के द्वारा। ये जो बॉन्ड्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स होते हैं, यही होते हैं। एक फिक्स मेच्योरिटी के बाद अगर हमें कोई सरकारी बॉन्ड अगर हमने खरीदा है 10 रुपए का, और सरकार ये कहती है कि इसको 3 साल तक होल्ड करके रखो, 10 रुपए के पेपर होल्डिंग पे आपको, या फिर बॉन्ड होल्डिंग पे आपको, जो भी, अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, पेपर नहीं कहना चाहिए मुझे, आपको 13 रुपए मिल जाएंगे। तो आपने ये 1 लाख बाय कर लिए,
ज़्यादा उसके चक्कर में। लेकिन ये आपको पता है कि फिक्स है, ये मिलेगा ही, सरकार कहीं नहीं भागने वाली, ये उन्होंने बोल रखा है बॉन्ड में। तो ऐसे करके भी जनता से बोरो करे जाते हैं पैसे। लेकिन अगर जो वो बोल रखा है कि इतना इसका मैच्योरिटी है, तो फिर देने भी तो पड़ेंगे बाद में। इसको कहा जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, बोरो करना। अब ये डिमांड साइड के फैक्टर से, यानी कि सरकार की तरफ से डिमांड आ रही है, ये वाली उनकी डिमांड है, ये खर्चा करना और ये पैसों की प्रिंटिंग वगैरह करवाना, ये बोरो करना अपनी डिमांड्स को मीट करने के लिए। इसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बताओ। अच्छा, अब हो सकता है ये वाली बात थोड़ी सी आपको समझ में ना आए कि नॉन डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसको हम गवर्नमेंट बजट के अंदर देखेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है। और डेफिसिट फाइनेंसिंग को इंक्रीज करके कैसे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, इसको हम मनी इन बैंकिंग में देखेंगे। अभी के लिए आप सुन लो, कोई भी प्रेशर अपने दिमाग में मत डालो, क्योंकि अभी तो जो हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं मॉनिटरी मेजर्स, आपको एक सिंगल वर्ड भी समझ में नहीं आने वाला है यहां पर, क्योंकि ये बिना मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के किसी भी स्टूडेंट को इन्फ्लेशन के चैप्टर से तो समझाया ही नहीं जा सकता। इसके सिर्फ मॉनिटरी मेजर्स को समझने के लिए है कितना, देख लो पार्ट, ये इतना सा पार्ट है। इतने पार्ट को समझने के लिए एटलीस्ट वी नीड 4 to 5 क्लासेस, इन सारे पॉइंट्स को कवर करने के लिए। ओ एम ओ, सी आर आर, एस एल आर, बिना उसके समझे नहीं जा सकता। और ये सिर्फ और सिर्फ मनी इन बैंकिंग से समझा जा सकता है। अब अगर यहीं करवा दिया जाए तो फिर मनी इन बैंकिंग के चैप्टर जो उतने 10-12 पेजेस हैं, उनका कोई मजा ही नहीं फिर। उसके बाद सप्लाई साइड फैक्टर्स या कॉजेस क्या होते हैं इन्फ्लेशन के। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर सही नहीं हुई किसी साल, क्योंकि मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है हमारी खेती बाड़ी, या कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो जाए, एल नीनो, ला नीना, ड्रॉट, फेमीन, कुछ भी हो, मतलब आ गया, फ्लडिंग हो गई एग्रीकल्चर उसमें, या फिर कुछ टिड्डियों का आक्रमण आक्रमण हो गया। कुल मिलाकर खेती बाड़ी सही नहीं हुई है, इतनी ज़्यादा सप्लाई जो है उसकी कमी है देश में, जितनी होनी चाहिए तो इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं हो पाई। तो ऑब्वियस ही बात है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये सप्लाई साइड फैक्टर है इन्फ्लेशन का। होर्डिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज बाय बिग फार्मर्स एंड होल सेलर्स, कोई भी अगर इकोनॉमिक शॉक या इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस की खबर आ गई है कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है या ऐसा कुछ है, जब ये खबर चली थी अगर ऐसे, या कोई भी अगर ऐसा कुछ होता है कि पॉलिसी अनाउंसमेंट होने वाला है या इसकी डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ने वाली है, तो अगर ऐसी कोई स्पेकुलेटिव न्यूज़ चल रही है ना, तो बड़े बड़े फार्मर्स और होलसेलर जो है वो होर्डिंग करने लग जाते हैं, जमाखोरी करने लग जाते हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ की, मार्केट में रिलीज नहीं करते हैं। तो देखने से स्ट्रक्चर ऐसा लगता है कि जो सप्लाई है उसकी किल्लत है, और फिर जब ये रिलीज करना शुरू करते हैं तो डिमांड ज़्यादा हो गई है, और लग रहा है ऐसा क्योंकि सिचुएशन पूरी रियल ऐसी बना दी गई है मार्केट की कि सप्लाई कम है, ताकि ये अपने होर्डेड कमोडिटीज़ को अब महंगे प्राइसेस पर बेच सकें। फिर ये ऐसी बातें करना शुरू होते हैं, क्या करें, पीछे से माल ही नहीं आ रहा, इस साल तो उसकी खेती हुई नहीं, इतनी प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रही है फैक्ट्रीज वगैरह में, वर्कर है ही नहीं, गांव चले गए हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है, बताओ आपको इतने में लेना है तो बताओ, ये चीज़ है। दूसरा, तीसरा, हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ईयर आफ्टर ईयर। मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस मतलब बेसिकली ये होते हैं, सरकार किसानों से ये कहकर खेती बाड़ी करवा लेते हैं किसी ना किसी प्रोडक्ट की, जैसे गेहूं, चावल, पल्सेस एक्सेट्रा, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की, कि अगर हम आपको दिलासा देते हैं आप इससे प्रोड्यूस करो, तो किसानों का डर है कि अगर ये इतने रेट पर ना बेचे मार्केट के अंदर, तो सरकार कहती है उनसे कि हम आपको दिलासा देते हैं, एक बात का विश्वास दिलाते हैं कि मिनिमम से मिनिमम इतने प्राइजेस पर तो हम आपसे ये वाली फसल खरीद ही लेंगे, और ये हम पहले से ही बता दे रहे हैं आपको, पहले से ही अनाउंस कर दे रहे हैं। क्रॉप्स के ऊपर, आई रिपीट, क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी अनाउंस किया जाता है, और शुगर केन के ऊपर एफआरपी अनाउंस करा जाता है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। जैसे एमएसपी होता है ना कि मिनिमम इतने में खरीद लेंगे,
शुगर केन का भी यही होता है, क्योंकि चीनी वगैरह की किल्लत फिर देश में ना हो जाए, इस वजह से शुगर केन पे एक अलग से अनाउंस करा जाता है उसको ये नहीं कहा जाता कि मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, इसको कहा जाता है फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइसेस। फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइसेस शुगर केन पे अनाउंस करा जाता है ये याद रखना है, इसको हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर, डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि ये फैक्ट आपसे छूट जाएगा। ये शुगर केन पे अनाउंस करा जाता है, और जो एमएसपी अनाउंस करा जाता है वो क्रॉप्स पे करा जाता है। ये बेसिक डिफरेंस भी बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, वहाँ बैठ के सुनने लग जाते हैं यार एफ यार एमएसपी तो पढ़ा, ये एफआरपी क्या है यार ये, ठीक है। अब अरे क्या सब्सिडी है, ऑब्वियस ही बात है। हायर एमएसपी अगर सरकार अनाउंस कर रही है, यानी कि अगर सरकार ने बोला, किसान ना झिझक रहे हैं कि अब उनको इतने चीज़ें महंगी हो गई हैं, उनका घर खर्च नहीं चलता, तो हम ना इंडिगो, ओपियम, शुगर केन ऐसा कुछ उगाना चाह रहे हैं। अब सरकार को ये लगने लगा कि किसानों को तो फोर्स करा नहीं जा सकता, भाई ज़मीन सबकी है खुद की, जब डंडा मार के थोड़ी ना किसी से कोई चावल और ये दालें और ये सब उगवा लोगे, गेहूँ वगैरह। तो सरकार ने बोला कि हम आपको आपसे 250 रुपये में अगर ये खरीद लेते थे ना, इस साल हम आपसे ये 260 रुपये या 300 रुपये में खरीद लेंगे। अब उनको लगा ये 300 रुपये ल्यूक्रेटिव है, अट्रैक्टिव है। लेकिन ये जो है, ये जो सरकार इतना बेसिक मिनिमम इतना खरीद रही है, आपको पता है, एक बात बताता हूं मैं आपको, ऐसा सरकार करती क्यों है। सरकार ना हमेशा, ध्यान से सुनना है वाली बात, सरकार हमेशा 15 से 20 साल तक जो देश में चल सके ना, अगर बड़ी से बड़ी आपदा आ गई, 15 से 20 साल तक का जो अनाज चल सके ना, इसका, इसको कहते हैं बफर स्टॉक, इसका बफर स्टॉक मेंटेन करके रखती है। ये झटका हमें तब से महसूस हो गया, और इस चीज को कहते हैं ना कि एक बारी ठोकर खा के अकल आ जाती है। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारे देश, जैसे क्या होता है कि कोई अपनी बेइज्जती कभी भूलता नहीं है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जो अमेरिका के सामने में भीख मांगनी पड़ती थी, और हम अनाज को पाने के लिए जो हाथ फैलाकर दूसरे देशों के आगे जो झुकते थे, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी काफ़ी सारे जाते थे। PL40 प्रोग्राम के अंतर्गत हमें घटिया से घटिया अनाज सप्लाई करा जाता था यूएसए के द्वारा। इन सारी चीज़ों ने हमें ये चीज़ रियलाइज करवा दी थी कि इंडिया जो है ना, जोड़कर तो रखेगा अनाज, किसी के आसरे नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्सपोर्टर भी बहुत अच्छा बनेगा। तो एक्सपोर्ट करने के बाद 15 से 20 साल तक कुछ भी, मतलब अब ये तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड, यानी कि एक डिकेड या 1.5 डिकेड या 2 डिकेड तक अनाज चल सके, इतना सरकार का क्राइटेरिया रहता है, कि एम रहता है। कि कोविड के टाइम पर ना ये वाली ना एक डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी वैसे हमारे देश में, कि क्या अगर ये चलता रहा, भाई महामारी का किसी को कुछ पता तो है नहीं कि वैक्सीन बन भी पाएगी कि नहीं बन पाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब कुछ महीने आगे बीते तो ये डिस्कशन स्टार्ट हो गई कि हमारे देश के पास क्या इतना अनाज अवेलेबल है, कितने सालों तक खिलाया जा सकता है। तो कुछ आंकड़ा उस टाइम पर निकल कर आया था कि 6 से 9 साल, 11 साल का अनाज हमारे पास अवेलेबल है, कि अगर पूरी आबादी को एक साथ खिलाना हो। ऐसा वैसे ही होता नहीं है, 15 to 20 ईयर से जो बोला जाता है, ये किसी एक रीजन को देखते हुए, नंबर ऑफ स्टेट्स को देखते हुए उसको बोला जाता है। लेकिन कोविड के टाइम पे एक बहुत बड़ी चर्चा इसके बारे में स्टार्ट हुई थी, आपको सुनने को नहीं ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बात दब गई थी, क्योंकि ये बदनामी वाली बात थी बहुत ज़्यादा। बदनामी क्या और डर वाली बात थी, बदनामी भी क्या, मतलब कि बफर स्टॉक को तुम जो इतना क्लेम करते आए हो, अब तुम अब छूट गया वो मुंह से शब्द, वो कहना, वो लाइन के 15 से 20 साल तक का अनाज है। क्यों, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो कोविड के टाइम पे बहुत बड़ी सरकार की धज्जी उड़ाने के लिए वाली डिबेट चली थी ये, छुप गई थी, लेकिन ये बहुत कम अखबारों ने कवर करा था इसको, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं हुई। समझ में आया, मतलब एमएसपी करो अनाउंस करके, अब ये जो एमएसपी है, अब ये जो पैसा जा रहा है, ये एक्स्ट्रा ही तो पैसा जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें एमएसपी, मतलब क्या कहते हैं, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन भाई पैसा जा रहा है तो जा रहा है। अभी सप्लाई साइड की, मतलब क्या कहते हैं, किल्लत है। हायर एमएसपी के मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस सरकार अनाउंस करते जाता है, 250, 300, 350, 400, 500 अनाज को किसानों से खरीदने के लिए। तो बस सरकारी जब पैसा जाएगा, सरकारी जब पैसा जाएगा, और एक बार बताओ,
ये वाला जो हायर एमएसपी है एक तरीके से, जो ये पैसा मतलब ये जो सरकार जो है अपना इतना पैसा लगाकर किसानों से जो ये अनाज ये खरीद रही है, तो इससे भी कोई डेवलपमेंट थोड़ी ना क्रिएट हो रही है। सरकार इसे होर्डिंग करवा रही है। आपके मन में ये भी आएगा कि हम इसे यहाँ पर नहीं डाल सकते, नॉन डेवलपमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर फालतू का एक्सपेंडिचर नहीं है ना, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, ये बफर स्टॉक को मेंटेन करने के लिए है लेकिन नॉन डेवलपमेंटली। और पैसा खर्च करना सरकार की जेब से, इसका मतलब वो फिर चीज डिसबैलेंस होना, कि रेवेन्यू जो है वो कम आ रहा है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। तो बस जब ये डिसबैलेंस बिगड़ेगा, इसका सबसे पहला प्रभाव महंगाई निकलेगी, इन्फ्लेशन। ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है इस चैप्टर की, इफेक्ट्स एंड इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इसको समझते हैं। इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। जो पहला वाला पॉइंट है, बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से सुनना इन सारे पॉइंट्स को। जो पहला वाला पॉइंट है ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। नितिन सिंघानिया जी ने इसकी डेफिनेशन बहुत बेकार दी है, यहां पर ये पॉइंट नहीं है ठीक। यहां पर देखते हैं कैसे महंगाई का इंपैक्ट यहां पर ये बताया गया कि अलग अलग सेक्टर्स के ऊपर कैसे निकलेगा। ये वाले क्वेश्चन जनरली प्रीलिम्स के अंदर आते हैं कि अगर ये वाली चीज होती है इकोनॉमी की, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपको ये बोलते हैं कि अगर ऐसा 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 हुआ, बैंक ने रेपो रेट बढ़ाया, रिजर्व रेपो रेट बढ़ाया, तो इसका इंपैक्ट कंज्यूमर्स के ऊपर क्या निकलेगा। क्या लोन सस्ते हो जाएंगे, गाड़ी खरीदना क्या महंगी हो जाएगी, घर में जो सामान जो आ रहा है, राशन आ रहा है, क्या देश में अगर ऐसी प्रक्रिया हुई तो उसकी वजह से क्या घर में राशन आना कम हो जाएगा। यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए ना, इन्होंने ये सोचा कि इन्फ्लेशन का एक एप्लीकेशन बेस्ड टेबल बना दो कि बच्चों को बना बनाया पकवान मिल जाए, उनको एग्जाम में सोचना ना पड़े। लेकिन ये टेबल इतना भी अच्छा नहीं है कि इतनी आसानी से हम सोचें कि जब भी फार्मर्स और उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, अरे वाह वाह ये मेरे नितिन सिंघानिया के अंदर था और वहां पर एक पॉइंट दे रखा था कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इनके ऊपर क्या निकलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 4 स्टेटमेंट आती हैं यूपीएससी में हर एक क्वेश्चन के अंदर, और 100 क्वेश्चन होते हैं। तो वो 100 कंसेप्ट नहीं पूछता यूपीएससी, 400 कंसेप्ट पूछता है हर साल। बात करते हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक ठीक है। मैं इसको नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, मैं पहले पॉइंट के ऊपर बात करना चाह रहा हूं आपसे, और ये भी हम इसको ठीक कर देते हैं। अभी इनका कहना ठीक है, लेकिन आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है इन्होंने। लेंडर्स और बोरर्स के ऊपर महंगाई का इंपैक्ट क्या पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ता है। अब ये चीज आप ऐसी समझ जाओ, एक एग्जांपल लेकर चलेंगे जिससे ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी वाली पिक्चर। बैंक से लोन लेना, ठीक है, एक पिक्चर लेकर चलो, बैंक से लोन लेना। यहां पर बोला हुआ है, बिल्कुल ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले तो 2 टर्म्स आप सीखिए। बोरोअर, आप लोगों ने बैंक से लोन लिया तो आपको इकोनॉमिकली कहा जाता है यू आर अ डेटर। आपके ऊपर डेट है, आपको वो प्रिंसिपल अमाउंट तो चुकाना ही है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। जिसने आपको लोन दिया वो लेंडर है, उसको इकोनॉमिकली बोला जाता है क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब बैंक, डेटर मतलब आप। जब आपने लोन ले लिया है तब आप डेटर बन गए हो, ठीक है। इन्फ्लेशन इसमें ये बोला जाता है, ये बोला गया है, और ये इकोनॉमिकली पॉइंट ठीक है। अगर आप इसको चेक करोगे कहीं पर भी, इकोनॉमिस्ट इस चीज पे एग्री करते हैं। बात ध्यान से समझना, इन्फ्लेशन बेनिफिट करता है बोरोवर्स को, वेयरएस लेंडर्स के लिए ये लॉस है। कैसे, ध्यान से समझो। महंगाई अगर बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और लोन अगर किसी पर्सन ने बैंक से लिया था 5 से 10 साल के लिए, जिस साल मान लेते हैं उसने 2015 के अंदर लोन लिया किसी बैंक से 11 करोड़ रुपए का, और उसको कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी चुकाना पड़ता है।
ये वाले पॉइंट का मतलब ये निकल कर आता है 2015 से लेकर साल 2022 तक जो महंगाई हुई, इस 11 करोड़ रुपए को बेस बनाकर जो उसने साल 2015 में अपनी कंपनी अपने बिजनेस में लगाया, तो आज वो महंगे प्रोडक्ट्स बेचते हैं और वो आराम से हमारा प्रिंसिपल अमाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट चुका पा रहे हैं। तो जब भी महंगाई बढ़ेगी ना, और कोई बिजनेस वगैरह जब फल फूल रहा होगा और उसके महंगे प्रोडक्ट्स बिक रहे होंगे, तो उसके लिए अब लोन चुकाना सस्ता है, क्योंकि अब वो कीमत जो 11 करोड़ थी उसके लिए 2015 में, उसके लिए काफी बल्क में अमाउंट था कि यार बैंक से 11 करोड़ रुपए उठाए हैं। लेकिन साल 2022 में अब महंगाई को देखते हुए 11 करोड़ उसके लिए ऐसे हैं कि हाँ यार, मैं बैंक में कुछ 3-4 साल और लगेंगे, मैं आराम से चुका दूंगा इसको। लेकिन अब बैंक वालों के लिए लॉस ये इसलिए है यहां पर, क्योंकि ये पैसों की वैल्यू अब वो नहीं रही 11 करोड़ की जो साल 2015 में थी। क्या ये वाली बात समझ में आई? ये इकोनॉमिस्ट मानते हैं। बताओ, ये पहला एंगल समझ में आया इसका? ये जो लिखा हुआ है आपके आंखों के सामने, मैं इसका दूसरा एस्पेक्ट भी दूंगा अभी। बताओ, ये लॉस क्यों इनके लिए ये समझ में आया? हमारे लिए बेनिफिट कैसे है कि हमने जो लोन लिया था महंगाई को देखते हुए, साल में जब महंगाई बढ़ी तो भैया लोन के अमाउंट को, पैसों को यूज तो करा होगा ना। एक नॉर्मल सा एग्जांपल बता देता हूं। साल 2015 में मैंने लोन लिया 11 करोड़ रुपए का बैंक से। मैंने ये सोचा कि मैं ना आगरा के आसपास, मथुरा के आसपास कुछ ना रिजॉर्ट्स और होटल्स वगैरह बना देता हूं, और वहां पर अभी सस्ती जमीनें मिल रही हैं 100-100 गज या स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब 2022 तक आते आते मैं पर रूम भी 1100, 1200, 2000 चार्ज करता हूं, लेकिन मेरा होटल बहुत अच्छा चल रहा है, श्री कृष्ण की ब्लेसिंग से बहुत अच्छा फल फूल रहा है। समझने की कोशिश करना है इस एग्जांपल को। अब मेरी प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ गए साल 2022 में। अब अगर मैं इसको बेचने जाऊं तो आराम से बैंक का कर्जा भी चुक जाएगा पूरा का पूरा। 11 करोड़ रुपए जिन मैंने जमीन पर, होटल पे लगाए थे, मेरा कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी आ रहा है, जिससे बैंक का ब्याज भी चला जाता है आराम से। चीजें अब महंगी हो गई हैं। साल 2015 की होते होते जब मैंने वो जमीन खरीदी, 17 में मैंने होटल स्टार्ट करवाया, मैं 500 रुपए एक रूम के चार्जेस लगता था, लेकिन अब महंगाई हो गई है 2022 तक वो 2,500 रुपए कमरा हो गया है मेरे लिए। बैंक को, और बैंक से तो मेरी बात हुई थी कि एक ही इंटरेस्ट रेट पे देना पड़ेगा। ये 5 से 10 साल तक जो मेरा लोन चलेगा फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है। बैंक कभी, ये तो नहीं होता ना, इतना तो सब लोग जानते हो ना, कि बैंक महंगाई को देखते हुए कभी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाता बीच में, हर पे थे ना कि सर जी आपको साल 2023 से फिर इतना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। एक ही इंटरेस्ट रेट पे बात होती है कि नहीं होती बैंक से? और मान लो उस टाइम पर इकोनॉमी, यही होता है ना अर्पित, गलत बोल रहा हूं? सही है ना? तो अब मान लो उस टाइम पर इकोनॉमी की धज्जियां उड़ रखी थी, और मैंने ऐसे टाइम पर लोन ले लिया था बैंक से 11 करोड़ रुपए का। अब लेकिन इकोनॉमी ना बुलंदियों पर है, चीजें बहुत महंगी हो रखी हैं, सब कुछ बहुत महंगा हो रखा है। अब मेरे लिए वो कीमत तो कुछ भी नहीं है, बैंक को प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट देना। लेकिन बैंक के लिए अब वो 11 करोड़ रुपए जो साल 2015 में इतने बड़ा अमाउंट था, अब 2022 में जो उसको उसका इंटरेस्ट आ रहा है कि 11 करोड़ आज हम किसी को देते तो कितना इंटरेस्ट हो सकता था, और जो हमने साल 2015 में जो कस्टमर्स को दिया जो 11 करोड़ रुपए, उसका तो क्या ही इंटरेस्ट आ रहा है हमारे पास यार, कुछ भी नहीं बच रहा है यार, घर नहीं चल रहा इससे तो यार, बैंक नहीं चल रहा, ये स्टाफ की सैलरी नहीं निकल रही है। ये है लॉस। क्या अब समझ में आया सबको? नहीं 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 नहीं, ये हमेशा होता है। आप कभी भी कुछ भी लो ना, अगर जैसे आप ईएमआई करवाते हो फोन वगैरह की, यार एक बात बताओ ना, ईएमआई आपने करवाई, ठीक है, तो जो कोविड पे जो ईएमआई वगैरह जो चल रही थी, क्या कोविड आने के बाद क्या कम हो गया क्या सर? क्या कोई छूट मिली क्या? मैं बताओ जरा, या बढ़ गया क्या? ऐसा तो कभी नहीं होता। आपकी अगर 5,555 रुपए की किस्तें बन रखी हैं आईफोन की 13 महीने के लिए, तो वो उतनी ही चलेंगी। कि महंगाई होगी, नहीं नहीं अशप्रीत जी, अब आपको ना अक्टूबर महीने से ना 7,000 रुपए देना पड़ेगा ईएमआई पे। अब 5,555 में हमारी बात नहीं हो सकती, सॉरी। कभी ऐसा होता है? हाँ, सेम इंटरेस्ट, जिस रेट पे बात होती है, जिस रेट पे बात होती है। तो जब इकोनॉमी डिप्रेशन में हो ना, डिप्रेशन में हो, तब ऐसे टाइम पर आप अपना सिविल ऐसी बनाओ कि लोन लिया करो, और फिर जाकर बल्क में, मतलब आपकी सिविल ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं कि एशप्रीत मतलब अल्लाह के नाम पे 100 रुपए दे दे, ठीक है, वो नहीं।
एक सिविल ऐसी हो कि आपको मतलब आपको आराम से बैंक वाले 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ देने को मान जाए। और फिर मयूर वो वाला टाइम होता है कि देश में आपको चीपर इंटरेस्ट रेट पे मिला लोन अमाउंट, आपके पास अब बल्क में पैसा आ गया है, और इस टाइम पर सारी चीजें सस्ती हो रखी हैं, सारी चीजों की धज्जियां उड़ रखी हैं, भर भर के प्रॉपर्टियां खरीदो, भर भर के स्टॉक मार्केट में डील करो, लोन से भले ही पैसा उठा उठा कर करो। और क्योंकि इसके बाद जो इकोनॉमी की जो शेप की रिकवरी होती है, बैंक के इंटरेस्ट रेट भी निकलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी निकलेगा, और ये टाइम होता है जब दिमाग लगाकर पर्सन करोड़पति बनते हैं देश के अंदर। ये टाइम होता है वो, जो भी आज तक कोई करोड़पति बनता है वो बस इकोनॉमी की इन्हीं अपॉर्चुनिटी की वजह से बनता है। मैं इसलिए आपको हमारी ट्रेडिंग क्लासेस के अंदर म्यूचुअल फंड बनाना सिखाऊंगा आपको खुद का, कि सारे के सारे वो बेस्ट स्टॉक्स जो कि ईयरली डिमांड जोन में है, आप उनको अभी से होल्ड करके बैठ जाओ 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 100 100 रुपए भी उनके अंदर डालते रहो। अब मजे देखना 2030 35 40 में उनके। आप इस टाइम पे अभी माना सोलाना बाय कर लो, सैंडबॉक्स बाय कर लो, क्रिप्टोस 30 रुपए 45 रुपए के हो रखे हैं आज की डेट में। आप होल्ड करने की दम रखो एक बारी 2024 तक, ना खुश हो जाओ, ना दिल क्या कहते हैं लबरेज हो जाए खुशी से, तब बताना मुझे। ये टाइम होता है, लेकिन लोगों को चढ़ती ट्रेन में यात्रा करने की आदत होती है। ये टाइम है, इस रेट पर माना सोलाना सैंडबॉक्स क्रिप्टोस 2025-26 तक नहीं मिलने वाले किसी को भी। वो इतने हाई हो चुके होंगे, लोग सोचेंगे यार उस टाइम पर 1000 रुपए भी लगा दिए होते यार बंदी के साथ, यार हनीमून बनाने के लिए, मिनी हनीमून बनाने के लिए आज 1 लाख 5 लाख रुपए होते। तो इन्फ्लेशन बेनिफिट करता है बोरोअर्स को, डेटर्स को, वेयर इज इट कॉजेज अ लॉस टू द लेंडर्स क्रेडिटर्स। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? ये वाला पॉइंट समझ में आया? ये वाला पॉइंट लेकिन एक एस्पेक्ट से ठीक है, दूसरे एस्पेक्ट से गलत है। अब चलो चेंज करते हैं इसको। कभी भी ये आ जाए ना कि इन्फ्लेशन इसको फायदा पहुंचाता है, वो गलत पहुंचाता है, नहीं, नॉट ऑलवेज, हो ही नहीं सकता। ये लाइन फिक्स नहीं है, मतलब ये पत्थर की लकीर नहीं है जो हमने यहां से यहां तक पढ़ी, पत्थर की लकीर नहीं है। इस पत्थर की लकीर को मिटाते हैं, स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। इन्फ्लेशन कॉज लॉस टू द बोरोअर्स, वेयर एज इट कॉजेस प्रॉफिट्स टू द लेंडर्स। ये कब होगा? पहली सिचुएशन तो आपको समझ में आ गई, जो कि आपके टेक्स्ट में यहां पर दे रखी है, जिसकी मैंने आपको पीछे की इंटरप्रिटेशन बता दी। यही होता है, सिर्फ बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता, मैं वही तो कहता हूँ। सिर्फ बुक पढ़ने से अब ये हो जाए, मैं तो आपके सामने अभी एक क्वेश्चन बनाकर ऐसा रख दूंगा सामने जिसमें आपका वो गलत हो जाएगा, वो क्वेश्चन देखो जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये यूपीएससी करेगा। तो ये जो इन्होंने इतना हल्का सा समझ लिया ना कि मैं एक बना बनाया पकवान दे देता हूँ बच्चों को, कि कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो एप्लीकेशन उनको सोचना नहीं पड़ेगा, बस फिर बच्चों का ट्रस्ट उठ जाता है फिर ऐसी किताबों से, कि इकॉनमी की बुक से पढ़कर भी इकॉनमी के क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि बच्चों को देर वो है ना, शताब्दी बनना है ना उनको, तो एक दिन के अंदर एक सब्जेक्ट हो जाए हमारा कंप्लीट यूपीएससी में। देखो, इन्फ्लेशन के टाइम पे भैया एक चीज इग्नोर नहीं करी जा सकती है। इन्फ्लेशन अगर को इन्फ्लेशन टर्म को, इस कंसेप्ट को अगर हम देसी लैंग्वेज के अंदर समझे, भाई देश में महंगाई हो रखी है अच्छी वाली, राइट? भाई महंगाई के टाइम पे हम सब जानते हैं कि कोई भी बैंक जो है ना, कोई भी बैंक, ये तो हमने पास्ट की बात करी थी कि हमने पहले कभी ले रखा था, अब महंगाई आ गई है। अब हम मानते हैं आज के दिन में महंगाई आई है, मैंने आज तक कोई लोन नहीं लिया। अब इसको समझना, साल 2022 या जनवरी 2023 में लोन लेने जा रहा है कोई पर्सन आप में से, महंगाई अब आई है देश में, तगड़ी वाली महंगाई चल रही है मान लो, ठीक है? अब कभी भी महंगाई के टाइम पर कोई भी जो बैंक है उसके इंटरेस्ट रेट सस्ते करेंगे क्या बैंक? बताना जरा। जब इकोनॉमी में डिप्रेशन चल रहा था, इससे पहले वाले एग्जांपल के अंदर साल 2005 में, क्या तब उन्होंने इंटरेस्ट रेट महंगे कर दिए थे क्या? नहीं ना, उसी रेट पे करे थे ना जिसपे सब लोग अफोर्ड कर पाए, नहीं करा था ना। तो यहां पर क्या इंटरेस्ट रेट ये सस्ते कर देंगे क्या बैंक अपने, कि लोन वगैरह दे रहे हैं तो अब सस्ते इंटरेस्ट रेट पे ले जाओ, आईफोन ले लो, किस्तें करवा लो 100 100 रुपए महीने की, ऐसा कर देंगे क्या? नहीं। अब यहां पर क्या होता है, जो इन्फ्लेशन है
तो देखो, यहां पर जो बैंकों का जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा इन्फ्लेशन के टाइम पर। अब इस टाइम पर भाई लोन, अब लोन तो लोन लेंगे ही लोग, लोन की तो ज़रूरत किसी भी फॉर्मेट के अंदर पड़ सकती है। इंसान तो एक ज़रूरत का पुतला है, उसको तो देश में मतलब कोई ना कोई तो लोन लेगा। क्या बिजनेसेस थोड़ी ना बंद हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थोड़ी ना बंद हो जाएगी, पर्सनल नीड्स थोड़ी ना बंद हो जाएगी, बेटे की शादियां थोड़ी ना बंद हो जाएगी। लोन तो भाई इंसान लेगा। महंगाई अगर हो रखी है उसकी क्या गलती? अब इसकी चीज़ की वजह से फैक्ट्री तो नहीं बंद करी जा सकती कि जब तक महंगाई दोबारा स्टेबल ना हो जाए, इकॉनमी दोबारा कोलैप्स ना कर जाए, साल 2007-8 जैसा डिप्रेशन ना आ जाए, इसके बेसिस पर रिसेशन ना आ जाए। ऐसा थोड़ी ना वेट करा जाता है, 11-11 साल तक पर्सन थोड़ी ना बैठा रहेगा, 20-20 साल तक। बेटे की शादी थोड़ी ना, मतलब अगर बेन ब्याही विधवा थोड़ी ना बनवा कर रखेगा उसे। और मैं हिंदुस्तानी कल्चर के हिसाब से मतलब बहुत देसी एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके लिए कोई भी पर्सन है, पर्सन XYZ वो गया लोन लेने। लोन में दो चीजें हैं, प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा। लेकिन अब महंगाई को देखते हुए जो इंटरेस्ट है ना वो बहुत हाई है। अब क्या हुआ, ये जो लोन है, ये लोन 3 से 5 साल वाला लोन था, साल 2024 या 28 तक चलेगा मान लो, 24 कह रहा हूं सॉरी, 27-28 तक चलेगा मान लो, ऐसा करके मान लो, ठीक है। अब इकोनॉमी कर गई एकदम से कोलैप्स साल 2026 के अंदर, भयंकर तरीके से कोलैप्स कर गई, कौड़ियों के भाव पे चीजें आ गई। अब पर्सन ये सोच रहा है यार लोन लेने का टाइम तो यार इस टाइम पर था यार, ब्याज कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है ना, इतनी अभी सैलरी है हो पा रही है ना कुछ हो पा रही है, वो लोन अभी तक चल रहा है भाई, हम तो लोन के कर्जे में डूब डूब के मतलब बिल्कुल जो पानी है वो नाक के ऊपर तक जा चुका है। 2023 का हमारा लोन भाई कितना ज़्यादा यार हमें यार पेन देकर जा रहा है। अब हो गया ना लॉस बोरोवर्स को। लेकिन भले ही डिप्रेशन चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, लेकिन जिस टाइम पर बैंक वालों ने साल 2023 में किसी को लोन दिया होगा, उनके तो मजे मजे चल रहे हैं। क्या दोनों चीज़ें आप लोगों को समझ में आई सिचुएशंस? इसके लिए बहुत इंटेंस स्टडी करनी पड़ी मुझे, ये वाला एस्पेक्ट लाने के लिए आपके सामने। हम्म। तब महंगाई नहीं तो हायर, मतलब महंगाई तो छोड़ो, हायर इंटरेस्ट रेट पे लिया पर्सन ने लोन, तो वो इंटरेस्ट रेट तो डिसाइडेड है, मैंने बताया जैसा कि मतलब आईफोन की किस्तें अगर 11 महीने तक चल रही है, उस 11 महीनों में भैया आईफोन चाहे 2 रुपए का हो जाए तो चाहे 200 करोड़ का हो जाए, लेकिन जो हमारे बीच में डीलिंग डिसाइडेड है वो तो इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा। अगर 2 रुपए का आईफोन हो गया तो भाई मैं चीकम चिल्ली करना यार स्टार्ट करूंगा, यार मेरी तो किस्तें ही पड़ रखी 5,000 की, कितना सस्ता हो रखा है यार, इस टाइम पर काश EMI करवा लेता यार मैं। और आपके आपके लिए मजे हैं, बैंक वालों के मजे हैं। लेकिन प्रीवियस केस के अंदर जब जो ओरिजिनल टेक्स्ट हमें दे रखा है, इन्फ्लेशन बेनिफिट करता है बोरोवर का, वो इस वजह से क्योंकि अब जिस टाइम पर उसने लोन लिया था महंगाई तो सालों साल आगे बढ़ती चली जाएगी। इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल ऐसा समझ लो ना, यार आज के टाइम में भले ही प्रॉपर्टी कितनी भी महंगी हो, आपने दम लगाकर पूरी सेविंग यूज करके एक प्रॉपर्टी खरीद ली हिंदुस्तान में कहीं पर भी, ये वाली बात आज आपको रियलाइज होगी कि आपने महंगे रेट में प्रॉपर्टी खरीद ली है, और मान लो कि आपका बैंक से लोन चल रहा है मतलब वो करके। लेकिन प्रॉपर्टी और गोल्ड और ये सब चीजें तो ऐसी हैं कि वक्त के साथ साथ बढ़ेंगी। आपके पास इतना पेशेंस है, आप उसको होल्ड कर रहे हो साल 2050, 2055, 2065 तक, और फिर आप बैठ के कह रहे हो अपनी डार्लिंग से उसके गले में हाथ डालकर, यार अच्छा हुआ यार उस टाइम पर हमने प्रॉपर्टी खरीद ली यार, आज देखो हमने फ्लोर बनवा ली है ऊपर, 5-5 लाख रुपए महीने का किराया आ रहा है, यहाँ से बैठ के खा रहे हैं आराम से, और बैंकों का लोन भी आज हमारे लिए कुछ भी नहीं रह गया है। एक उससे जो शर्मा का जो किराया आता है वो आराम से बैंक की किस्त है और उसमें आराम से चला जाता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी जो 3 फ्लोर हैं उससे हमारे आराम से 25 लाख रुपए महीना चल रहा है। बताओ, अब समझ में आया टॉपिक? ये चीज़ है, इसको ध्यान से एनालाइज करना फिर से एक बारी बैठ के, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट पे बात करते हैं, बॉन्ड होल्डर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब बॉन्ड एक ऐसी चीज़ होती है, उसमें एक ना डीलिंग होती है आपकी, जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है
कि जब एक वो मेच्योरिटी पीरियड उसका आ जाएगा उसके बाद ही आपको उस पर फिक्स रिटर्न मिलेगा। इन्फ्लेशन की वजह से बॉन्ड होल्डर जो है ना, दे टेंड टू लूज। क्यों? महंगाई अगर बहुत ज्यादा हो गई है लास्ट 5 साल में, और पर्सन ने 5 साल के लिए बॉन्ड लिया था, तो अब जो एक फिक्स मेच्योरिटी खत्म होने पर जो उसको फिक्स रिटर्न मिल रहा है, वो रिटर्न तो घंटा कुछ नहीं है आज की महंगाई को देखते हुए। पर्सन ने, मान लो, एक एक नाम दे रहा हूं मैं इसको, यहां पर फिक्स डिपॉजिट करवाया 1 लाख रुपए का, 5 साल के लिए करवाया उसने, और मान लो किसी ने उसको ये भी बोल दिया कि 1 लाख के 2 लाख हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता वैसे। मान लो किसी ने बोल दिया कि 5 साल के अंदर 1 लाख के 2 लाख मिल जाएंगे तुम्हें एफडी से, ठीक है, हो गया, ये डीलिंग हो गई, ऐसे एक पॉलिसी निकली हुई, हो गया। 5 साल के बाद वो देख रहा भैया कंबाइंड 2 लाख भी कुछ भी नहीं है ये तो, भले ही 100% रिटर्न मिल गया मुझे, क्योंकि महंगाई बहुत हो रखी है देश में इस टाइम पर। 2 लाख में तो ये 200 वाले या कुछ भी करके, ये टाटा मोटर्स, अडानी पावर्स के तो ये 1000 शेयर भी नहीं आ पा रहे अच्छे से। ये चीज है। उसके बाद फिक्स्ड इनकम ग्रुप पे, जिनकी इनकम फिक्स है, इन्फ्लेशन बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है सैलरीड और पेंशन क्लास वाले पर्सन को, ठीक है। परचेजिंग पावर क्योंकि लोगों की फॉल हो जाती है ड्रास्टिकली विदाउट एनी इंक्रीज इन इनकम। चीज़ें महंगी हैं बाजार में और उतनी इनकम वगैरह है नहीं। ये चीज़ है। बताओ, सुन में आया? किसका? अच्छा, बाहर इन्फ्लेशन लेवल क्या है बाहर की कंट्रीज में? दूसरी दूसरी कंट्रीज का रीजन ये है क्योंकि देखो वो ना डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी बन चुकी हैं, और वहां पर क्या है कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। ये हमें लगता है कि वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, ये वो है। भाई साहब, उस देश में ना, किसी भी देश का नाम ले लो, किसी भी देश का नाम, एक बार बस ना कोई भी पर्सन जॉब कर रहा हो, जितने हिंदुस्तानी उछल उछल कर जा रहे हैं ना ग्रीन कार्ड बनवाने, ये वाले, एक बार अगर रिसेशन जिस दिन आता है ना, ये भाग के भाई मेरा भारत महान करके भागते हैं वहां से अपने पिछवाड़े छुड़ा छुड़ा कर। ये, हाँ, और कुछ भी नहीं होता, जॉब से निकाल दिया जाता है। और कैपिटलिस्ट कंट्री, कोई सोशल सपोर्ट नहीं, स्टेट का कोई सहारा नहीं, ये चीज होती है। तो जितना, नहीं, सोशलिस्ट कंट्री में चीज नहीं देती, लेकिन फिर वहां पर राइट्स वगैरह को लेकर, लिबर्टी को लेकर लोग रोना गाना करते हैं। बीचेस पे नहीं जा पाएंगे, नंगी लड़कियां नहीं देख पाएंगे, ये चीज, जिस वजह से बाथरूम में कैमरा नहीं ले जा सकते कि कैमरा मेरा है, फोटो तेरी फोटो खींच रहा हो तो क्या हो गया। फिर on big farmers and big businesses. Big farmers और big businesses usually gain as they get better prices due to inflation, ठीक है, thereby earning more profits. इनको ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचेंगे, ये अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे और ये अपना प्रोड्यूस बेचेंगे। अब ये ज़्यादा प्राइसेस फेच कर सकेंगे, लेकिन इसकी कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन होती है कि अगर फार्मर्स को और जो बिजनेसमैन है उनको रॉ मटेरियल या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब उन्होंने वो चीज करी हो ना, किसान ने जब फसल बोई हो, वो रॉ मटेरियल सस्ते होने चाहिए उसके लिए। और बिग बिजनेसमैन के लिए या कोई भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सस्ते होने चाहिए थे उस टाइम पर। उसके बाद अगर इन्फ्लेशन अगर हुई है तो प्रोडक्ट महंगे हो गए, फिर जब वो बेच रहे हैं तब फायदा है उनको, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम पे तो फिर बाकी चीजें भी तो महंगी होंगी। हमने पढ़ा था ना इसके बारे में इस चैप्टर में इनिशियली कि उनका रेट भी क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा, दिहाड़ी वगैरह का भी, मजदूर वगैरह का भी रेट काफ़ी हाई हो जाएगा। फिर फ़ायदा क्या है? लैंड हो सकता है उसका रेंट महंगा हो जाए, कैपिटल जो बोरो कर रखा है उसके ऊपर इंटरेस्ट हाई मिल रहा हो, फिर तो ये जीरो सम गेम हो गया। फिर तो नो वन इज इन विन विन सिचुएशन। एक्सचेंज रेट और एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या फ़र्क है? एक्सचेंज रेट क्या होता है बेसिकली?
हमारे कितने हिंदुस्तानी रुपयों में $1 आ जा रहा है, ये एक एक्सचेंज रेट है ना, कि $1 इज इक्वल टू हाउ मेनी इंडियन रुपी। वो डेप्रिशिएट कर जाता है इन्फ्लेशन की वजह से। इसकी वजह से एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट मिल जाता है। क्यों? ज्यादा डॉलर, एक्सपोर्ट ज्यादा करने के ज्यादा डॉलर मिलेंगे। लेकिन ये चीज शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है। लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट जो है दे में ऑल्सो डिस्करेज, क्योंकि डोमेस्टिक सेल्स ऐसे लोगों को लगता है ज्यादा अट्रैक्टिव कि अपने देश में बेचो ना, हमारे देश में तो इतने हाई प्राइसेस मिल रहे हैं ऑलरेडी। जितने हम डॉलर वॉलर और उसके चक्कर में वो करेंगे, इससे ज्यादा महंगाई तो हमारे देश में चल रही है, यहां बेचो। हाँ, रोजगार के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? इन शॉर्ट, एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज विद राइज इन इन्फ्लेशन। अभी हम इसके लिए फिलिप्स कर्व देखेंगे, ठीक है। इससे हम समझेंगे फिलिप्स कर्व की वजह से कि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से क्या रोजगार बढ़ता है। देखते हैं अभी इसको। लेकिन ये चीज ना लंबे समय के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो ना, फिर ये हो सकता है ना अर्पित, अगर महंगाई बहुत ज्यादा है, अब उतनी सैलरियां देने के लिए कंपनी मानेगी नहीं जितनी महंगाई चल रही है, और पर्सन को जॉब उतनी ल्यूक्रेटिव लगेगी नहीं। आप अगर अर्पित जितना काम करते हो, आपको कोई ये बोले कि महीने के ₹1000 रख लिया करो, इतने करोगे काम जो काम कर रहे हो अभी आप? मयूर बताओ। हर्षप्रीत, आप अगर मान लो कि आप डांस एकेडमी खोलकर बैठे हुए हो, ठीक है, आप डांस सिखाते हो, बच्चों को भांगड़ा सिखाते हो, सब कुछ आपने करा, और आपको कोई पेरेंट ये बोले ₹100 रख ले महीने की, बेटा ले आइसक्रीम खा लियो, बताओ, घुंघरू फेंक के मारोगे उसकी माँ के मुंह पे? नहीं। हाँ, अशप्रीत बेटी रख लेगी उसकी गिरवी 1 महीने के लिए। के केस पे, केस पे, हाँ केस पे, इस पे इंटरेस्टेड दो अब मुझे। बच्चे भी ऐसे रखे हैं, घर वाले कहेंगे ले जा कोई बात नहीं, जान छूटी बला छूटी। सेविंग्स के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब एक टेंडेंसी टू सेव, ये डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर सेविंग्स जो होती है वो लूज हो चुकी होती है। महंगाई के टाइम पे कौन ही सेव कर सकता है? चाहकर भी हाथ जो है वो आपका बंधा नहीं रह सकता, हाथ खुल ही जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये सेविंग पैटर्न को कभी कभार निचोड़ भी देता है इन फेवर ऑफ अनप्रोडक्टिव एसेट्स लाइक गोल्ड। लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं और क्या, मतलब इसके ना ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, जो कि यहां पर लिख रखा है। सेविंग पैटर्न भी मतलब हमें ना कुछ एक्सक्यूज का मतलब होता है, कुछ फिक्स नहीं दिखाई देता। लोग हो सकता है कि अनप्रोडक्टिव एसेट्स लाइक गोल्ड की तरफ उस टाइम पर बढ़ जाए। अब ये अनप्रोडक्टिव इसको क्यों कहा रखा है, क्यों कह रखा है भाई? महंगाई के टाइम पे गोल्ड की जो सीमाएं हैं वो कितनी टच कर रही होंगी उस टाइम पर, अगर कोई खरीद भी ले कोई फायदा नहीं है, फिर उसका होल्डिंग टाइम पीरियड बहुत है। गोल्ड के प्राइसेस जब कम चल रहे होते तब खरीदना चाहिए। और गोल्ड भी वैसे, ये सोना चांदी खरीदने वाले भी हिंदुस्तानी मूर्ख होते हैं। तो आप मुझे पूछोगे क्या क्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहिए, मतलब पेपर के अंदर? भाई पेपर के अंदर भी नहीं खरीदना चाहिए, गोल्ड और चांदी में ट्रेड करना चाहिए, पैसा वहां लगा के छोड़ देना चाहिए। क्योंकि वहां गिरते हुए गोल्ड पे भी पैसा लगता है और उड़ते हुए गोल्ड पे भी पैसा लगता है, गिरती हुई चांदी पे भी पैसा लगता है, उड़ती हुई चांदी पे भी पैसा लगता है। और कितना चाहिए मिनिमम आपको लगाने के लिए? ₹100 लगा लो, ₹1000 लगा लो, ₹1,00,000 लगा लो। उसके बाद ऑन इनइक्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनइक्वालिटी जो है वो इकोनॉमी में इसकी वजह से बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन की वजह से ऑब्वियसली बात है, अमीर गरीब के बीच में फर्क बढ़ेगा। एज द लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी, वो काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित होगी महंगाई की वजह से। और लास्ट है फिस्कल डेफिसिट के ऊपर। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? ये किसका डेफिसिट होता है, किसका घाटा होता है? सेंट्रल बैंक का होता है कि सरकार का होता है? सरकार का। फिस्कल वर्ड ही किसके साथ एसोसिएटेड है? गवर्नमेंट के साथ। और मॉनेटरी वर्ड किसके साथ एसोसिएटेड है? क्या क्या आपने कभी कोई ऐसी टर्म सुनी, ऐसी कोई टर्म होती है मॉनेटरी डेफिसिट? है ना? हाँ मतलब वो है कि हाँ ठीक है, कुछ कुछ बंद हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक के कंटेक्स्ट में हम ये नहीं बोल सकते, है ना?
वो तो देश को रेगुलेट ही कर रहा है। और अगर हमारे देश की बात करी जाए तो सेंट्रल बैंक हमारा बहुत महान है। 2007-8 का रिसेशन इसकी मतलब रुक गया था, फेडरल बैंक ने तारीफ करी थी। और मनमोहन सिंह जी का बहुत। और हाँ, आरबीआई जैसे हमारी बहुत सारी चीजें देश में अशप्रीत क्या है, 99% केसेस के अंदर दिल्ली में हेडक्वार्टर होता है बहुत सारी चीजों का, है ना। और वो आपको पता है कि सारे बंगला साहब के आसपास और जितना भी है दिल्ली में कनॉट प्लेस के आसपास, ये होम मिनिस्ट्री का ऑफिस, ये रेसिडेंशियल, और ये वो धौला कुआं से यहाँ तक पूरा बन रखा है ना, एम्बेसीज वगैरह सिर्फ। लेकिन जो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर जो दफ्तर है ना, वो मुंबई के अंदर है। हाँ, और उसकी ब्रांचेस हैं अलग अलग, ये भी हम पढ़ेंगे मनी इन बैंकिंग के अंदर, बस अगला चैप्टर वही आएगा, डोंट वरी। फिजिकल डेफिसिट, इट में राइज ड्यू टू राइज इन इन्फ्लेशन, महंगाई जैसी बढ़ेगी तो हो सकता है फिजिकल डेफिसिट जो है, सरकार का जो घाटा है वो बढ़ जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को फिर ज़्यादा पैसा तो गवर्नमेंट को तो देना ही पड़ेगा सब्सिडीज वगैरह में, ठीक है। ज़्यादा पैसा ज़्यादा इसलिए देना पड़ेगा ताकि लो इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए जो जिस हिसाब से रेट चल रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल बनाया जा सके, वरना वो तो बेचारे फंस पिस जाएंगे। क्योंकि ये ऊपर वाले पॉइंट से डिराइव करके देखो, ये लोअर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी जो है ये बहुत ज़्यादा सीवियरली इफेक्ट होती है महंगाई की वजह से। और सरकार का जब ये घाटा बढ़े, ये क्या कहते हैं, ये जब खर्चा बढ़ेगा तो घाटा बढ़ेगा। क्यों? इन्फ्लेशन के टाइम पे आमदनी कहीं से आ नहीं रही है, लेकिन खर्चे बहुत हो रहे हैं। अब इसके साथ साथ एक फिलिप्स कर्व की बात कर लेते हैं जरा यहाँ पे। फिलिप्स कर्व जो है वो एक रिलेशनशिप दिखाता है हमें, इन्फ्लेशन का रेट कितना और बेरोजगारी का रेट कितना, इनके बीच में लिंक क्या है। ये कहता है देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। याद रखना, अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप किसके बीच में? रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो याद रखना कि अगर यहाँ पे कल को टर्म चेंज होकर आ जाए ना कि फिलिप्स कर्व शोज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, तो सर मत खुजलाने लगना एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, यार इनवर्स पढ़ा था उन्होंने तो कैपिटल में लिख रखा था, अब बैठ के वहां सोच रहे हैं, अब दिमाग स्ट्रक हो गया यार उधर, यार फिलिप्स कर्व में क्या था यार, एम्प्लॉयमेंट था कि अनएम्प्लॉयमेंट था, इन्फ्लेशन का रिलेशनशिप किसके साथ कैसा था। फिर इस क्वेश्चन की वजह से ना पेन और जो सर्कल्स है ना वो किसी में गोली नहीं भर पाओगे, स्टक हो जाओगे फिर आगे। इसलिए तैयारी अपनी बहुत मजबूत करके जाओ, गर्दन और इरादे बहुत मजबूत रखो इस एग्जाम के लिए अपने, बार बार देने की झंझट त्याग दो, क्योंकि डुएबल है, निकाला जा सकता है, मेहनत चाहिए, बस थोड़ी सी फोकस चाहिए। न्यूजीलैंड बॉर्न इकोनॉमिस्ट एक था A W फिलिप्स। अशप्रीत ये वो फिलिप्स नहीं है जिसकी ट्यूबलाइट आती है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये कहीं से भी वो वाला फिलिप्स नहीं है, ठीक है। इसने सबसे पहले थ्योरी दी थी 1958। इसने ऑब्जर्व करा था कि प्राइस स्टेबिलिटी ना एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, बेरोजगारी के अगेंस्ट ट्रेड ऑफ कर जाती है। क्या मतलब होता है भाई इसका ट्रेड ऑफ का? सिंपल शब्दों में अगर हम लोग कहें, अगर बेरोजगारी कम होगी ना, इफ अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस, इन्फ्लेशन विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। तो देखते हैं यहां पर एक बार, ये है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसको हमेशा आपको एक्सिस पर कोड कर आना है, और इन्फ्लेशन रेट इसको हमेशा आपको वाई एक्सिस पर कोड कर आना है, अगर कल को आए आपको नीड हो तो। एक्स एक्सिस पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वाई एक्सिस पर इन्फ्लेशन रेट, परसेंटेज टर्म्स में होगा ये। देखते हैं, जब बेरोजगारी की जो सीमा थी वो 6% थी, तो महंगाई 2% थी। कुछ भी कह लो, जब महंगाई 2% थी या 2% के आसपास जब फ्लक्चुएट कर रही थी, तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है, बेरोजगारी की जो सीमाएं हैं, वो 6% के आसपास डोल रही थी। महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ी, और बेरोजगारी यहां पर पहुंच गई, हुआ इनवर्स रिलेशनशिप। बस ये कोट कर आपको आना होता है। तो इसलिए हमने ये देखा था, यहाँ पर कहाँ गया, एक पॉइंट था, इन शॉर्टर रन एम्प्लॉयमेंट हो सकता है बड़े इन्फ्लेशन के साथ साथ, लेकिन
ये लॉन्ग रन में पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉइंट, 6 पॉइंट। और इसको आप एग्जाम में लिख कर आ सकते हो कि फिलिप्स कर्व से ये वाली चीज़ शो करी जा सकती है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो जाए ना तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, साफ साफ तरीके से लिखा हुआ है, इफ बेरोजगारी डिक्रीजेस इन्फ्लेशन विल इंक्रीज। और फिर इन पॉइंट्स को मैच करते हुए कर्व हमेशा ऐसे बनाया जाता है इकोनॉमिकली। वो हमारा कंसर्न नहीं है, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा पार्ट नहीं है। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर हमारा पार्ट होता, ये सारे कर्व्स ऐसे क्यों बनते हैं और ये मैचिंग क्यों होते हैं, ये इन पॉइंट्स को, ये पॉइंट्स क्यों होते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होती हैं, हमें सब सीखना पड़ता। और फिर आपको तो याद होगा इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही सब पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये हमारा यूपीएससी का हालांकि पार्ट नहीं है। इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी स्टैटिस्टिक्स, टेबल, ग्राफ, माइक्रो इकोनॉमिक्स, चार्ट्स, ये सब स्टडीज़ का पार्ट नहीं है हमारे यूपीएससी के लिए। ये तब है कि हाँ, जब जब अशप्रीत कमेटी बने कभी और वो बने फ्यूचर में, तब जाके करना। फिर भी तुम पिज़्ज़ा वीज़ा खाते रहना, हायर कर लेना लोग। वो टाइम होता है ना रिपोर्ट देने के लिए, तो 1 साल, एक दिन पहले प्रिपेयर करना अशप्रीत जैसे, है ना, कॉलेज के एग्जाम्स के लिए वो होते हैं ना प्रोजेक्ट्स। तब भी मेरे पास कॉल करेगी अशप्रीत, सर ये रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं हो रही, जरा बता दो। आप तो पता चला प्रधानमंत्री से कह रहे होगा, सर मुझसे और कोई कमेटी का नहीं बना सकते आप मुझे। ये तो नहीं होगा मुझसे। वो आपको बोले एक और कमेटी बनाने जा रहे हैं हम लोग, पॉवर्टी के लिए नई मेथोडोलॉजी दो, तो पता चला इस पे बचने के लिए बोल रही है। आपको क्या मैं करोड़पति नजर अरमानी बेटी नजर आ रही हूँ आपको? हैं? या मेरे पति की कोई गोल्ड और उसकी डायमंड की आंखें हैं? चलो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।